हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण शर्मा और हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम अपने क्लास 9 का वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने वर्क की और उसके डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हमने बात कर ली थी कि कहां पे वर्क पॉजिटिव होता है, कहां पे वर्क नेगेटिव होता है और किस केस के अंदर आपका वर्क जीरो आता है। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम अपने एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट हैं। आपको वर्क पढ़ना है, फिर एनर्जी पढ़ना है और लास्ट में आपको पावर पढ़ना है। तो वर्क हमने सारा कंप्लीट कर लिया था, अब हम एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा एनर्जी होती क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर नॉर्मल टर्म से सोचो कि सर काम करने की क्षमता। मैंने बोला कि मान लीजिए आपके सामने, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक है, 2 बच्चों की बात करते हैं। मैंने कहा कि ये एक बच्चा है, ठीक है, इसका नाम ए है और एक और ये बच्चा है जिसका नाम बी है। मैंने कहा कि बेटा ए की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ए के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, और मैंने कहा बी के पास एनर्जी कम है, ठीक है, इसके पास एनर्जी ज्यादा और उसके पास नॉर्मल है। मैंने कहा बताओ इन दोनों में से कौन अच्छा काम कर पाएगा, मतलब कौन ज्यादा वर्क कर पाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सर जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो ही क्या कर पाएगा? सर वो ज्यादा वर्क कर पाएगा। तो एनर्जी और वर्क में रिलेशन समझ रहे हो? मैंने कहा कि बेटा जाओ, आपको वहां से 10 बाल्टी पानी उठा के यहां तक लेके आना है, तो ये बेटा 10 से ज्यादा बाल्टी भी ला सकता है और ये 10 से पहले ही थक जाएगा। तो मतलब इसके पास, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो अच्छा वर्क कर पाएगा, वो अच्छा काम कर पाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखेंगे तो इसकी आपकी डेफिनेशन पे चलेंगे। तो डेफिनेशन पे चलते हैं हम, यहां पर देखिएगा। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द, ये वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज। तो वो बंदा कितना काम कर पाएगा, उसी से उसकी क्या डोनेट करते हैं? एनर्जी डोनेट करते हैं। समझ में आ गया? तो अगर कोई बॉडी आपकी ज्यादा एनर्जी पोजेस कर रही है, इसका मतलब कि वो ज्यादा वर्क कर पाएगी, और अगर कोई बॉडी एनर्जी कम पोजेस कर रही है, इसका मतलब सर वो कम वर्क कर पाएगी। तो मतलब वर्क और एनर्जी आपस में कोरिलेट है। क्लियर हो गया? ठीक है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या आती थी आपकी? जूल आती थी, अगर आपको याद हो। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या आती है बेटा? जूल आती है। ये कैसी यूनिट है? एनर्जी आपकी स्केलर यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि सर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो एनर्जी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। आप ऐसे बोलेंगे कि सर इस ऑब्जेक्ट के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो इसके साथ डायरेक्शन आपने कहीं नहीं बताई, आपने सिर्फ क्या बताया? मैग्नीट्यूड को बताया। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी की, ठीक है। तो अगर आप यूनिट्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा यूनिट क्या होती है एनर्जी की? आपकी जूल होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? आपकी जूल होती है एनर्जी की। और जूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज नोन एज 1 जूल ऑफ एनर्जी। मैंने आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने आपको 1 जूल ऑफ वर्क कराया था। अगर मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन दे दिया डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप उसको ध्यान से समझिएगा कि भैया 1 जूल वर्क करने के लिए, 1 जूल वर्क करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या बोलते हैं? 1 जूल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर हो गई वाली बात? बेटा जो आपकी एनर्जी की यूनिट है ना जूल, वो बहुत छोटी यूनिट है, वो बहुत छोटी यूनिट है। इसीलिए कई बार हम इसके क्या यूज कर लेते हैं? किलो जूल यूज कर लेते हैं। 1 किलो जूल का मतलब कितना होता है? 1000 जूल। 1 किलो जूल का मतलब क्या होता है आपका बेटा? 1000 जूल्स। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन को आप यहां से लिख सकते हैं। क्लियर हो गई? तो एनर्जी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, जितनी ज्यादा बंदे के पास एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, एनर्जी कैसी यूनिट होती है? आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता।
और आगे हमने क्या बात पढ़ी कि इसकी एसआई यूनिट आपकी जूल होती है, और 1 जूल ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? जब आप 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं उसको क्या बोला जाता है? आपका 1 जूल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमने कुछ यूनिट्स की बात कर ली। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की। देखो, एनर्जी की बहुत ज्यादा फॉर्म हो सकती हैं, बट हमारे कोर्स के अंदर मेनली हमें दो एनर्जीज की फॉर्म को पढ़ना है। कौन कौन सी फॉर्म को पढ़ना है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बट आपको अगर मैं फॉर्म बताऊं आपके एनर्जीज की, तो बहुत सारी फॉर्म आपकी यहां पर हो सकती हैं। आप लोगों ने इन्होंने छोटी क्लासेस में इनके नाम सुने होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, थोड़ा थोड़ा मेन बताऊं, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, यानी फर्स्ट और सेकंड है, ये हमारे कोर्स में बहुत डिटेल में है, बाकी ज्यादा अपने इतने डिटेल में नहीं है। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी कब आती है? जब किसी बॉडी के अंदर आपको मोशन दिखता है। तो अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया उसके पास पक्का पक्का काइनेटिक एनर्जी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइप की होती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पर जनरली बोल दिया जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास क्या है, आपकी हाइट मौजूद है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि उसके पास क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अगर मैं बात करूं केमिकल एनर्जी की, तो जो केमिकल रिएक्शन से आपकी एनर्जी निकलती है उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। हीट एनर्जी, जहां पे आपकी हीट एनर्जी रेडिएट होती है, जैसे आपने देखा गर्म हीटर्स वगैरह होते हैं, वहां पे हीट एनर्जी निकल रही होती है, वो इसकी टाइप हो गया। लाइट एनर्जी, आप लोगों को पता ही है लाइट से जो एनर्जी मिल रही होती है। साउंड एनर्जी, क्लैप किया आपने, साउंड रिलीज हुई, तो वो आपकी क्या हुई? साउंड एनर्जी हुई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन से होती है। तो ये सारी आपने एनर्जीज के बारे में छोटी क्लासेस में 6th, 7th, 8th के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही पढ़ा होगा, बट आज मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल वे में लेके जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी का और आपके वर्क का क्या रिलेशन है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और आप कैसे उसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो मैं क्या बोलूंगा उसको, कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर आप यहां पर डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके मोशन में है तो उसके पास क्या है? पक्का पक्का काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे आप इस बंदे को देखो, इस बंदे ने हाथ से आपका एरो छोड़ा, तो ये एरो किस में है? आपका मोशन में है। तो अगर मैं बोलूं कि ये एरो मोशन में है और इसके साथ साथ मैं बोलूं कि इस एरो के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये दोनों बात आपकी सही होंगी। आपकी बॉल है, आपने बॉल को किक किया तो बॉल आपकी आगे मूव करने लगी, यानी बॉल किस में आ गई? मोशन में आ गई। तो बॉल के पास भी क्या अवेलेबल है बेटा? काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। क्लियर हो गई वाली बात? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे। चलिए अगली चीज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्या मतलब है सर इसका? देखना, काइनेटिक एनर्जी को मैंने अभी बताया कि आप काइनेटिक एनर्जी को अपने वर्क से रिलेट कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं आप ये चीज समझिएगा। मान लीजिए कि आपकी ये ऑब्जेक्ट है, बॉल है, और ये बॉल आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ये बॉडी किस में है? आपकी मोशन में है। ये आपका पार्ट 1 और यहां पे आपका पार्ट 2। ये बॉडी आपके मोशन में है और बस इस वाले पॉइंट पे, बस ये यहां पे सेकंड पॉइंट पे आके किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई। मान लीजिए इस पे ऊपर आ गई, किस पे आ गई बेटा? ये रेस्ट पे आ गई। तो सर काइनेटिक एनर्जी और वर्क के बीच में अभी भी रिलेशन हमें समझ में नहीं आया। आपने तो ये बताया कि सर ये ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है और ये ऑब्जेक्ट वहां पर रेस्ट में आ गया। सर अभी भी क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और वर्क का? अगर बेटा मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना चाहता हूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे करूंगा? उस बात को जरा ध्यान से समझना। इस ऑब्जेक्ट ने जितना भी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस ऑब्जेक्ट ने जितना भी वर्क किया होगा, इस ऑब्जेक्ट ने जितना भी
वर्क किया होगा कब सर, इस ऑब्जेक्ट के रेस्ट में आने से, यानी अमाउंट ऑफ वर्क जो इसने किया है कब किया है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब यहां इस पोजीशन पे रेस्ट पे आया ना, तो मतलब मान लीजिए इस पोजीशन तक, इससे जस्ट पहले पोजीशन तक, तो इसने जितना भी आपका अमाउंट ऑफ वर्क किया होगा उसी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मोशन में मूव करे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी आप निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे सर, ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, और सर इस पॉइंट के ऊपर आपके आके ये रेस्ट पे हो गया, इस पॉइंट पे आके आपका ये रेस्ट पे आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां मूव करने में जितना वर्क डन किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से जस्ट एक मोमेंट पहले, वो क्या कहलाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। तो आप डेफिनेशन से समझेंगे, डेफिनेशन में भी इसी बात को लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ, ये पढ़ना लाइन, बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड है। बट सर काइनेटिक एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड है, आपने ये बात तो बता दी, बट सर ये का फॉर्मूला कुछ नहीं आया। वर्क का तो फॉर्मूला अपने को पता है कि सर फोर्स इनटू में डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपने को पता है वर्क के बारे में सारी कहानी। बट सर काइनेटिक एनर्जी का क्या कोई फॉर्मूला होता है, और क्या सर हम वर्क की मदद से फॉर्मूला निकाल सकते हैं? हाँ जी सर निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, यही क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है। 2 या 3 मार्क्स में काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है, और ये डेरिवेशन आपको पेपर के अंदर देखने को जरूर मिलेगी। क्या है, क्या डेरिवेशन समझना। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा था, ये क्या कर रहा था, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। आपने क्या करा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करी, आपका पहले ऑब्जेक्ट आराम से मूव कर रहा था, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी आपका मूव कर रहा है। इसका मास क्या है बेटा, आपका m है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट आपका आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये आपका किस में है सर, मोशन में है, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको रोकना है, अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको रोकना है तो क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो आप इस डायरेक्शन में इसको रोकने की कोशिश करोगे, तो यानी आपने इसको रोकने के लिए क्या करी, इस डायरेक्शन में सर क्या लगाई, फोर्स लगाई। बहुत ध्यान से समझना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे अगर ये ऑब्जेक्ट पहले मूव कर रहा था, तो अगर ये पहले मोशन में था, तो मैंने इसकी वेलोसिटी यहां पर मान ली स्मॉल v, ठीक है। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रोक रहे हैं, तो धीरे 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 ऑब्जेक्ट मूव करता करता ये वो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर पहुंच गया, और यहां पर किस में आ गया, वो रेस्ट में आ गया। वो किस में आ गया बेटा, रेस्ट में आ गया। क्या था सर, ये ऑब्जेक्ट मोशन में कर रहा था, आपने इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ये मूव करता करता धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती रही, और ये यहां पर फाइनली जाके रुक गया। क्या इस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हुआ? नहीं सर, इस ऑब्जेक्ट का मास आपका वही है। क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हुई? हाँ जी सर, वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी यहां पर मैंने वेलोसिटी को क्या बोल दिया, मान लीजिए कैपिटल V बोल दिया, और ये रेस्ट में आ गया, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, ये कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया। यहां पर एक्सेलरेशन हुई है या फिर रिटार्डेशन हुई है। आपका ऑब्जेक्ट पहले तेज स्पीड में मूव कर रहा था, ये बहुत तेज स्पीड में मूव कर रहा है, फिर आपने फोर्स लगाई, ये धीरे 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 रुकता गया और इस पॉइंट पे आगे रेस्ट पे आ गया। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन हुई है, वो एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन हुई है सर, यहां पर आपकी रिटार्डेशन हुई है। रिटार्डेशन मतलब रिटार्डेशन एक्सेलरेशन हुई है। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी v, आपकी इनिशियल वेलोसिटी v, आपकी फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V, और वो कितना हो गया, 0 हो गया। और ये 0 फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हुई, क्योंकि सर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिस वजह से वो रुक गया है।
तो यहां पर बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज आया होगा। अगर आप ऊपर वाला पॉइंट पढ़ें तो ऊपर वाला पॉइंट क्या लिखा है कि अगर आपने फोर्स अप्लाई करी है एक बॉडी के ऊपर तो उसके ऊपर वर्क डन लगाया, हमने वर्क डन करा है फोर्स के रूप में, तो इसकी वेलोसिटी v से 0 हो गई, यानी आपकी वेलोसिटी 0 हो गई और यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, इस फाइनल वेलोसिटी, इस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपने को फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, अपन इसने डिस्टेंस कितना मूव करा, मान लीजिए यहां पर था और यहां पर रेस्ट में आ गया, तो इसने डिस्टेंस कितना मूव करा, मान लीजिए s मूव करा, और यहां पर जो एक्सेलरेशन हुई वो कौन सी हुई, रिटार्डेशन हुई है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को अगर हम क्लब करें और क्लब करके लिखेंगे तो यहां पर अगर आप देखें कि इन गोइंग थ्रू द डिस्टेंस अगेंस्ट s अपोजिट टू द फोर्स f द बॉडी वर्क डन सम वर्क डन एंड द वर्क डन इज गिवन बाय दिस। आपका जो ऑब्जेक्ट था, ये आपने अभी कहा था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को आपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया। तो आपने फोर्स अप्लाई किया और यहां पर इसने क्या करा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करा। तो इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो यहां से वर्क है और आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो रिलेशन क्या आएगा आपका, W इक्वल्स टू F इंटू में S। ये चीज तो आपने पढ़ी हुई है कि सर अगर कहीं पर भी आपका फोर्स लगता है और फोर्स के साथ साथ आपकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ कवर होता है तो वहां पर इनडायरेक्टली क्या लगा होता है, वर्क लगा होता है। ये आपने देखा, तो फर्स्ट पॉइंट अपने को ये समझ में आया। अगर हम सेकंड पॉइंट पे चलें तो सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट आप जरा ध्यान से पढ़ना, ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज बीन यूज्ड अप इन द डूइंग द वर्क, सो द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द वर्क। काइनेटिक एनर्जी जो थी आपकी पहले मूव कर रही थी, उसके बाद रुक गया, तो यानी जहां पर वर्क हुआ है वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये बात मैंने अभी आपको समझाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को आपने किसके इक्वल बोल दिया, वर्क के इक्वल बोल दिया। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आपके किसके इक्वल आ गई, वर्क के इक्वल आ गई। क्लियर हुई ये वाली बात। ये वाली पॉइंट समझाने के लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में वो वाला पॉइंट समझाया था कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड होते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आया, बहुत सिंपल है। पहले आपने क्या करा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपका ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपने क्या करा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई और इस ऑब्जेक्ट को किस में लेके आ गए, रेस्ट में लेके आ गए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में था, आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ले आए। इसकी वेलोसिटी कितनी थी आपकी, स्मॉल v। ठीक है, इसकी वेलोसिटी स्मॉल v थी जो मूव कर रहा था। अगर अब ये रेस्ट में आ गया तो इसकी वेलोसिटी हमने मानी कैपिटल V, मतलब v इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट आपका इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो आपने यहां पे फोर्स लगाई। ठीक है, फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाई इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी, तो मतलब यहां पे इसने डिस्टेंस s आया और इसने फोर्स आ गई, तो मतलब यहां वर्क आया। ठीक है, तो यहां पर आपकी वर्क की बात हो गई। अगर यहां पे वर्क की बात हुई है तो वर्क किसके इक्वल आता है, आपके काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल आता है। तो यहां पर आपके काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया है और वर्क और काइनेटिक एनर्जी आपके बराबर होते हैं, इसी वजह से हमने ये वाला पॉइंट डायरेक्टली लिख दिया। नहीं समझ में आया हो, वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा आगे से देखो, बट इस पॉइंट को क्लियर आपका होना जरूरी है। पक्का? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा आप देखेंगे, अब मैंने आपको बोला कि इफ द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मैंने आपको यही बताया कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी थी, वहां पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी थी, आपकी स्मॉल v। आपकी फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मानी वहां पर, कैपिटल V। वहां पर जो आपका एक्सेलरेशन हो रहा था यानी रिटार्डेशन हो रहा था, उसको हमने क्या माना, a माना। ठीक है, तो अगर आप यहां पर इन सब चीजों को, अगर आपने एक इक्वेशन पढ़ी हो मेरे से तो याद होगी आपको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। याद है कि भूल गए? सर याद है। ये v क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमने यहां पर कितनी मानी है सर, कैपिटल V का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी मानी है सर, इनिशियल वेलोसिटी हमने स्मॉल v मानी है, माइनस स्मॉल v का स्क्वायर और इक्वल्स टू 2as। यहां पर जो एक्सेलरेशन हो रही है वो आपकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब सर यहां पर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो आपकी नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब सर रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन के लिए यहां पर कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि माइनस ए होगा। समझ में आ गई? तो आपके पास कुछ ये इक्वेशन निकल कर आई। तो अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अगर आपका क्लब करके लिखूं तो आप इस इक्वेशन को v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर
इक्वल्स टू -2as बोल सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, v² इक्वल्स टू, इसको बस ऐसे ही रहने दीजिए, चलिए आप इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया आपका। और ये माइनस आने का साइन क्या है, क्योंकि यहां पर रिटार्डेशन एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अब आपको याद होगा तो ये कौन सी वेलोसिटी थी आपकी, सर ये हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, ये क्या थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये ए क्या था सर हमारा रिटार्डेशन है ना, जिसकी वजह से आपका यहां पर नेगेटिव है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन था, और एस आपका यहां पर डिस्टेंस कवर्ड था। क्लियर हो गया। और कौन सी इक्वेशन यूज करी हमने, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज करी है। अब आपको याद होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो फाइनली जाके रुक गया था, अगर हम पीछे चलें तो ये ऑब्जेक्ट आपका फाइनली जाके रुक गया था, तो यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहां पर क्या थी, इसकी v थी, तो हम वहां पर आपकी क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को यहां पर 0 रख देंगे। तो अगर आप फाइनल वेलोसिटी को जब यहां पर 0 रख देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, -v² इक्वल्स टू -2as। तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, और तो आपका फाइनल रिलेशन यहां से क्या निकल के आया, v² इक्वल्स टू 2as। ये रिलेशन को अभी आप याद रखेंगे। तो ये समझ में आया आपको ये रिलेशन कैसे निकल के आया, क्योंकि सर फाइनल वेलोसिटी इस केस के अंदर कितनी थी, 0 थी, तो इसलिए अपना ये रिलेशन कुछ निकल कर आ गया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये सारे बेटा आपका डेरिवेशन का पार्ट हो रहा है। तो अभी आप यहां पर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी v, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, कैपिटल V, जिसको हमने 0 माना क्योंकि बॉडी आपकी स्टॉप हो गई। एक्सेलरेशन कौन सी थी, रिटार्डेशन, जिस वजह से आपकी -a आई, और डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, s। तो जब हमने इन चीजों को रखा तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी v² -v² इक्वल्स टू -2as। बॉडी स्टॉप हो गई थी तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 0, माइनस से माइनस साइन कट गया, तो यहां से आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, v² इक्वल्स टू 2as। समझ में आ गई वाली चीज, पक्का। अब सर इसके आगे कैसे सॉल्व करें, इसके आगे सर कैसे सॉल्व करें, ये समझ में नहीं आ रहा अपने को। सर ये समझ में आ गया कि v² आपकी 2as के इक्वल आ रही है, सर इसके आगे कैसे सॉल्व करें। आपको एक फॉर्मूला याद है, मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, क्या फॉर्मूला था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर आप एक्सेलरेशन की फॉर्मूला निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका, फोर्स अपॉन मास। ये आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने क्या करा, इसी एक्सेलरेशन को यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, v² इक्वल्स टू 2 इंटू F/m इंटू में s। समझ में आया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहां पर देखना, यहां पे अब आपकी चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या होगा, अब यहां से क्या करो, इस m को और इस 2 को आप इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या बची आपकी, लेफ्ट इधर साइड में f इंटू में s, और आपने इसको क्या किया, इस m को इस साइड ले गए, तो यानी आपका इधर क्या था, v² था, ये m क्या आ गया आपके मल्टीप्लाई में आ गया, और ये 2 कहां चले जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा। तो आपके पास कुछ ये चीज निकल कर आई। समझ में आई ये वाली चीज कैसे निकल कर आई, कुछ नहीं करा यार, ये चीज आपके इधर डिवाइड में चले गए, तो ये कितना हो गया आपका, डिवाइड में 2 हो गया, ये इधर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी m हो जाएगा। समझ में आ गया। और इधर क्या बचा रह गया, f इंटू s बचा रह गया। क्लियर हो गई। अब जरा आप ध्यान से देखें, अगर आप जरा ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये f इंटू में s वाली चीज क्या है, f इंटू में s वाली चीज क्या है, तो सर ये क्या है, हमारा वर्क है। तो आपका वर्क का कुछ फॉर्मूला निकल के आ रहा है 1/2, इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले, mv²। तो आपका कुछ ये फॉर्मूला यहां से वर्क का निकल के आ रहा है। समझ में आया। तो इसको मैं अगर एक बार दोबारा समझाऊं आपको, तो दोबारा चीजें समझना, थोड़ा सा दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये चीज निकाली थी v² इक्वल्स टू 2as, आपने फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन लिया, एक्सेलरेशन से आपने ये वाली टर्म्स निकाली, इस टर्म को उठा के इस वाले फॉर्मूले में आपने रख दिया, तो आपका F/m आया। यहां से आपने क्या करा, यहां से आपने f इंटू s निकाला यहां से, तो अगर आपने f इंटू में s किया तो ये 2 जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी v²/2, और ये आपका इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये आपके पास कुछ ये टर्म निकल कर आ गई।
और मैंने क्या बताया, ये F इंटू एस क्या होता है, आपका वर्क होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इसी वर्क को देखते हैं। तो आपके सामने ये कुछ चीज दी हुई थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आया यहाँ पे। आपने फिर यहाँ पर फोर्स वाली टर्म को यूज करा और फोर्स वाली टर्म को यूज करके आपने यहां से F इंटू एस इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर निकाल लिया। और ये चीज किसके इक्वल होती है, ये चीज इक्वल होती है हमारे वर्क के। तो वर्क किसके इक्वल आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया था कि वर्क और आपके काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। पीछे चलो, पीछे जाके देखना ये वाला पॉइंट कि आपका वर्क और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं, इसीलिए आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आती है, F इंटू एस के। यहां पर जो आपने वर्क निकाला है, इस वर्क को आप क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो ये नहीं, आपने वर्क था तो ये वर्क किसके इक्वल हो गया, आपके काइनेटिक एनर्जी के। और फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनली फॉर्मूला आपके सामने जो निकल कर आया वो क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर m क्या है, आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और v क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आपसे पेपर के अंदर पक्का 3 मार्क्स में ये डेरिवेशन पूछी जाती है, 3 मार्क्स में ये डेरिवेशन पूछी जाती है कि काइनेटिक एनर्जी की हमें डेरिवेशन बताओ कि कैसे सॉल्व किया आपने, कैसे फॉर्मूला निकाला। तो बहुत सिंपल है, आपको मैं कंक्लूजन यहां पर दूं तो आपको कैसे याद रखनी है ये चीज, उसको समझिएगा। पहली चीज क्या थी कि आपका जो ऑब्जेक्ट था इसका मास m था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी मानी, स्मॉल v। आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, सर आपने अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर आपने फोर्स लगाई, और एक पॉइंट पे जाकर ये ऑब्जेक्ट आपका किस में आ गया, सर रेस्ट में आ गया। रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी हमने कैपिटल V बोली और क्या आया, 0 आया। यहां पे अगर हम बात करें तो मोशन कहां हो रहा था, सर हमारे ऑब्जेक्ट का मोशन आगे की तरफ हो रहा था। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, सर स्मॉल v। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, कैपिटल V। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना था, सर माइनस है, बिकॉज यहां पर कौन सा मोशन हो रहा था, रिटार्डेशन मोशन हो रहा था। ठीक है, और डिस्टेंस अपना कितना था, सर आपका s था। जब आपने सर इस चीजों को यूज करा तो यहां से आपकी फॉर्मूला एक इक्वेशन निकल के आई, वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और एक ही जगह यहां पर आपने यहां पे आपको माइनस लगाना था क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा था। ठीक है, जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपकी सेकंड नंबर पे जो पॉइंट आएगा तो वो इक्वेशन क्या आई थी, स्मॉल u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, आपकी ये इक्वेशन आई थी। उसके बाद सर हमने क्या किया, उसके बाद हमने बेटा यहां पर आपका फोर्स का फॉर्मूला यूज किया, F इक्वल्स टू m इंटू में a, और यहां से हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F बाय m। और इस एक्सेलरेशन को उठा के सर यहां पर रख दिया हमने, और उसके बाद हमने यहां से जब रखा था तो हमारे पास क्या निकल के आया था, सर जब हमने इसको फाइनली उठा के यहां पर रखा, थोड़ा रीअरेंज करा, तो हमें F इंटू में s इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर नजर आया था। और ये F इंटू में S क्या था आपका, सर ये हमारे वर्क के इक्वल था, और यही वर्क आपके किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी के। तो फाइनली फॉर्मूला आपका जो निकल कर आया था वो क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आपको स्टेप वाइज याद होगा तो आप आराम से डेरिवेशन को सॉल्व कर जाएंगे, और ये डेरिवेशन आपको पक्का एग्जाम में पूछी जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने वे में बताई है, ऊपर चीजें लिखी थी, नीचे लिखी थी, आपको सभी चीजें करनी है और ऐसे आपको निकालना है। समझ में आ गया पक्का? चलो इसके कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, उसी से हम कंक्लूजन देखते हैं। सर हाफ एम वी स्क्वायर, सर ऐसा कुछ हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वेलोसिटी के। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अगर आप ध्यान से देखें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। आप देख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यानी आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है आपके मास के। तो सर अगर हमने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने ज्यादा लिया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर आपने मास को डबल कर दिया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी।
अगर आपने मास को हाफ कर दिया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, यही चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपने यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो आपकी गिवन है, अगर आपने उसको मास को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, अगर आपने मास को हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगा। ऐसा नहीं हाफ का है, अगर आपने 3 टाइम्स कम किया तो काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर आपने मास को क्या कर दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो आपकी वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। सिंपल सा रिलेशन है, बिकॉज आपका काइनेटिक एनर्जी और मास में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, चलिए अगली चीज देखते हैं। अगला क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे। आपने फॉर्मूला देखा सर, फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अब आपको यहां पे अगर ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन है सर, v स्क्वायर का रिलेशन है। समझ में आ गया? तो इस बात को जरा ध्यान से समझना, अगर आपने यहां पर वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, वेलोसिटी को डबल करो यानी v को आपने क्या कर दिया, 2v कर दिया, यानी 2v स्क्वायर हो गया। तो यानी 2v स्क्वायर को जब आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपने यहां पे वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है कि नहीं हो रही? तो आपकी वेलोसिटी को डबल करने से आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है बेटा, 4 टाइम्स हो रही है। क्यों? क्योंकि सर इसके ऊपर स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यही चीज को है कि अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है बेटा, 4 टाइम्स हो जाती है। वो बात आपको मैंने समझा दी। और अगर आपने वेलोसिटी को हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी। कैसे, देख लो। आपने क्या करा, वेलोसिटी को हाफ करा, सर आपकी जो वेलोसिटी थी आपने उसको कितना कर दिया, v/2 कर दिया। तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा, आपका v/2 हो जाएगा, यानी v/2 का स्क्वायर इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v²/4 इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 3 kg एंड मूविंग विद द वेलोसिटी इतना, और आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सिंपल है। आपको यहां पे क्या गिवन है, देखो सर आपको मास ऑफ द बॉडी गिवन है कितना, 3 kg, और सर आपको यहां पर वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है सर, काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला है, निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ mv स्क्वायर। v गिवन है, आपको m गिवन है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा। इसकी जो यूनिट आएगी, यूनिट को किस में रिपोर्ट कीजिएगा, जूल में रिपोर्ट करना। क्लियर, पक्का, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इफ 2 bodies of equal masses move with the uniform velocity this and this respectively, find out the value of their kinetic energies। बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे? आपको क्या बोला है, आपको 2 ऑब्जेक्ट की बात की गई है और जिनका मास इक्वल है। तो आप क्या कीजिए, आप क्या लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर। आपका फर्स्ट वेलोसिटी कितनी है, v, यानी v स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको मैंने बोला कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी 2 लिखिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाफ। मास में क्या लिखूंगा, मास यहां पे लिखा है, इक्वल मासेस लिखा है, यानी मास कितना हो गया आपका m, और वेलोसिटी कितना बोला है, 4v बोला है, यानी वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका 4v का स्क्वायर। तो 4v का स्क्वायर अगर आप हटाएंगे यहां से तो 4v का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16v हो जाता है। यहां पर आप क्या लिख लेंगे, 16v का स्क्वायर। क्या बोला है, रेशियो निकालनी है, तो इनको क्या कीजिए आप, डिवाइड कर दो सारे को। ठीक है, डिवाइड कर दोगे क्या हो जाएगा, हाफ से आपका हाफ गया, मास से आपका मास गया, v स्क्वायर से आपका v स्क्वायर गया। तो k काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू 1/16।
ये आपका रेशो आ गया, खत्म आंसर। और रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती। क्लियर? अब इसको मैं v को आपको बोल दूं कि 2v से 5v हो गया, या फिर आपके अलग अलग कुछ बोल दूं तो आप कर सकते हो। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि स्क्वायर कैसे होता है, ये स्क्वायर बोला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज हमने किसकी बात करी है? अपने काइनेटिक एनर्जी और वर्क की बात करी है। और इन दोनों के बीच में आपको मैंने रिलेशन निकालना सिखाया है कि एग्जैक्ट रिलेशन इनका क्या होता है। तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई हुई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसको आपके सॉल्व कर देंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।